माननीय गृह मंत्री नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। आप बोलिए। हाँ बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो, मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा तो थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण मान्यवर। और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो, बैठिए माने, प्लीज। मान्यवर, दूसरी, प्लीज बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज, हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता।
मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। प्लीज, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। नौ गलत, एक मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो उस समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज, ऐसे माननीय तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे जवानी याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, Rosabella Court, some legal filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case without, there is no substance in that case. After Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए।
नो नो मान्य प्लीज देखिए मान्य सदस्य 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 2 दिन से चर्चा को सुन रहा हूं और 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला गया है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषयों को बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठने लगोगे, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए, क्या संदर्भ था, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी सदन के पटल पे रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। मैंने कहा कंक्लूजन कहा, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है, हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया। एक नया पैटर्न खड़ा, एक नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आए। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीत गए। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के करते, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले हैं, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर। प्लीज नो, आप बैठिए, ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं।
मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? अब बताइए देश की जनता को। श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा माननीय अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती है, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे, तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट है। केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जज क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। प्लीज नो, माननीय गृह मंत्री जी। गौरव जी बैठ जाइए, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। प्लीज, अरे भैया प्लीज मेरी बात सुनो ना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी,
माननीय गृह मंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा माननीय होना। आप बैठ जाइए। प्लीज। नो नो, ये तरीका ना ना। मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठे। हर आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आपको लोगों? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर, 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गए, अब बैठ जाओ। मान्यवर, 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर, हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। हुडा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए। मान्यवर, ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते। मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर, 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है। मान्यवर, कोई गलती नहीं है तो लोग विरोध क्यों कर रहे? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे बिहार और यूपी